नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाओं में जुटे। भारतीयता की झलक के साथ सैन्य संगीत की धुन इस वर्ष बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आकर्षण होगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम 1000 ड्रोन लाइट शो का प्रदर्शन करेंगे। देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए सैन्य स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए स्कूलों के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला डेनिन कॉलिंस से, पुरुष डबल्स फाइनल में थानासी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस की जोड़ी का सामना मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल की जोड़ी से होगा। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रत्याशियों के नाम तय होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वर्चुअल माध्यम से जनसभाएं और घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके अलावा गोवा, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर में भी राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस चरण में 58 सीटों के लिए कुल 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 9 सीट सहित 58 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। इनमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 794 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होगा। 9 जिलों की कुल 55 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी है। इन दोनों चरणों में 59 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को और चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस बीच राज्य में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में प्रभावी मतदाता संवाद के तहत एक सभा को संबोधित किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बरेली में घर घर जनसंपर्क किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसके साथ ही प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए कई मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसी ही एक नई पहल शामली जिले में हुई है, जहां जिला प्रशासन सभी दिव्यांग मतदाताओं को चिट्ठी लिखकर मतदान के लिए आमंत्रित कर रहा है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा, शामली जनपद में हमारे दिव्यांग मतदाताओं को मोटिवेट करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग जल्द कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एक अपील की जाएगी कि जितने दिव्यांग मतदाता हमारे हैं वो 10 फरवरी को अपने पोलिंग बूथ पे आके वोट अपनी कास्ट जरूर करें। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। गोवा में विधानसभा की 40 सीटें हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 587 नामांकन दाखिल किए गए हैं।
सोमवार 31 जनवरी को नाम वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद मैदान की तस्वीर साफ हो जाएगी। 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। अब तक प्राप्त नामांकन में 5 जोड़ों और एक परिवार के 3 उम्मीदवार पिता, पुत्री और भतीजे के नामांकन शामिल है। आप और टीएमसी के साथ स्थानीय दल मैदान में है और इसलिए कई प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में बहुकोणीय लड़ाई की उम्मीद है। कुछ दलों को कुछ क्षेत्रों में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है और उनके नेता इस असंतोष को नियंत्रित करने का प्रबंधन कर रहे हैं। राज्य में कल कोविड महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 15 थी और प्रतिबंधों के कारण चुनाव प्रचार धीमी गति से चल रहा है और अब तक बिना किसी सार्वजनिक रैलियों के मतदाताओं को प्रत्यक्ष मिलने पर जोर दिया जा रहा है। मुकेश थड़ी, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए इसी चरण में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 15 सीटें सुरक्षित हैं। इसके अलावा पंजाब में एक ही चरण में राज्य की सभी 117 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब के एक ही चरण के लिए 1 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 फरवरी को पर्चों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर पूर्व सीट से विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरा। श्री सिद्धू इस सीट से निवर्तमान विधायक हैं। शिरोमणि अकाली दल ने अपने वरिष्ठ नेता और मजीठा से निवर्तमान विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतारा है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने आज संगरूर जिले की धूरी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। भगवंत मान इस समय संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से 31 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों और रोड शो पर पाबंदी जारी है। राजनीतिक दलों को सलाह दी गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार करें। उम्मीदवारों द्वारा घर घर जाकर प्रचार के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। आयोग पहले ही इन चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आवंटित प्रसारण समय में वृद्धि की घोषणा कर चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेताजी नगर और हटबे को छोड़कर सभी ग्राम पंचायतों, जिला पंचायत समितियों और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के चुनाव 6 मार्च को होंगे। वोटों की गिनती 8 मार्च को होगी। चुनाव की अधिसूचना 4 फरवरी को जारी की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 70 ग्राम पंचायत, 2 जिला परिषद, 7 पंचायत समितियां और पोर्ट ब्लेयर के लिए 1 नगर परिषद है। नई दिल्ली में विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन का प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष पहली बार ड्रोन द्वारा लाइट शो का प्रदर्शन समारोह का मुख्य आकर्षण होगा। ड्रोन प्रदर्शन का आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन की अवधि 10 मिनट की होगी। ड्रोन प्रदर्शन के दौरान क्रमबद्ध बैकग्राउंड संगीत भी बजाया जाएगा। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड द्वारा बजाए जाने वाले कदमताल संगीत के साथ कुल 26 प्रदर्शन दर्शकों के मन को मोहने का काम करेंगे। इस समारोह के मुख्य संचालक कमांडर विजय चार्ल्स ड्रिक्रूज होंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस समारोह में कई नई धुनें जोड़ी गई हैं। इनमें केरल, हिंद की सेना और ऐ मेरे वतन के लोगों शामिल हैं। कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की सर्वकालिक लोकप्रिय धुन के साथ होगा।
आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये परंपरा उस समय से चली आ रही है जब सूर्यास्त के समय सैनिक युद्ध रोक देते थे। जैसे ही युद्ध विराम का बिगुल बजता था, सैनिक लड़ाई बंद कर अपने हथियार रख देते थे और युद्ध के मैदान से हट जाते थे। दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए यातायात के व्यापक प्रबंध किए हैं। विजय चौक सामान्य यातायात के लिए आज रात 9:30 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस के परामर्श के अनुसार राजपथ पर विजय चौक और सी हेक्सागोन के बीच गाड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। शाम 6:30 बजे तक के लिए उद्योग भवन और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकासी भी बंद रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। नए भारत के निर्माण में आप अपना कर्तव्य निभाइए। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हुए क्वार्टर की ETDS स्टेटमेंट फाइल करें 31 जनवरी 2022 तक और लेट फीस या जुर्माने से बचें। सभी टैक्स डिडक्टर्स रजिस्टर करें tdscpc.gov.in पर। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 165 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 56,72,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कल 2,35,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। देश में 4,50,00,000 से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इन बच्चों को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों को अब तक 164,26,00,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य में कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। अब राज्य के सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। केरल में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए कल लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लागू होंगे। नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में अस्थि रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले घट रहे हैं, लेकिन संक्रमण को फिर से बढ़ने से रोकने के लिए हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अब भी सख्त जरूरत है। ये सब केसेस ज्यादातर अब ओमिक्रॉन के हैं। जिन राज्यों में ये संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी थी, उनमें अब ये उतार पर है और धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं। कुछ राज्यों में अभी इसका पीक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन की वेव आई, उसके बाद संख्या कम होनी शुरू हो गई। इसी तरह से दिल्ली में और महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि हम लोग पीक को क्रॉस कर गए हैं और संख्या कम हो रही है। तो उससे हमें ये जरूर इंडिकेशन मिलता है कि जिन राज्यों में भी केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी उनमें भी केसेस कम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोगों को तब तक पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करके और सतर्क रह के इसको तेजी से बढ़ने से रोकना है, ताकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो ओवरवेल्म नहीं हो जाएं, कि वो संभाल ना पाए, इतने ज्यादा केसेस ना हो जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जाएंगे। इसलिए मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण 11:30 बजे से किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 5वीं कड़ी में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण की तारीख 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। परीक्षा पे चर्चा परस्पर संवाद पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें देश विदेश के विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा के तनाव से मुक्ति के तौर तरीकों पर चर्चा करते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रचार तेज, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाओं में जुटे। भारतीयता की झलक के साथ सैन्य संगीत की धुन इस वर्ष बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आकर्षण होगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम 1000 ड्रोन लाइट शो का प्रदर्शन करेंगे। देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए स्कूलों के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में एशले बार्टी का मुकाबला डेनिन कॉलिंस से जारी। पुरुष डबल्स फाइनल में थानासी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस का सामना मैथ्यू एब्डेन और मैक्स परसेल की जोड़ी से होगा। सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए 284 पंजीकृत विद्यालयों के मूल्यांकन की प्रक्रिया भी जारी है। इस दिशा में वेब पोर्टल sainicschools.ncog.gov.in के माध्यम से पहल में शामिल होने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 284 स्कूलों ने इसमें पंजीकरण कराया है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में इस समय महिला सिंगल्स फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त एशले बार्टी का सामना डेनिल कॉलिंस से हो रहा है। इस मैच के बाद पुरुष डबल्स मैच में ऑस्ट्रेलिया के थानासी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस की जोड़ी का मुकाबला मैथ्यू एब्डेन और मैक्स परसेल की जोड़ी से होगा। जूनियर ग्रुप के फाइनल मुकाबले भी आज ही खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता राफेल नडाल का सामना विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव से होगा। एशिया कप हॉकी का खिताब जापान ने जीत लिया है। ओमान की राजधानी मस्कत में कल फाइनल में जापान ने दक्षिण कोरिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में भारत ने चीन को 2-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। कल शाम खेले गए मैच में शर्मिला देवी ने 13वें मिनट में और गुरजीत कौर ने 19वें मिनट में गोल किया। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधी किसी भी शिकायत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 29 जनवरी 1780 को कोलकाता में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट प्रकाशित हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजेट का प्रकाशन आयरिश नागरिक जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था। इस अखबार को कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए भारत में ये पहला संपादकीय प्रयास था।
इसका नारा था, सभी के लिए मुक्त पर किसी से भी प्रभावित नहीं। सच्चाई का खुलासा करने के लिए हिक्की के साहसी रवैये से लोग बेहद प्रभावित हुए। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने इंडिया गैजेट नाम से एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस तरह जब प्रतिद्वंद्वी अखबार इंडिया गैजेट प्रकाशित हुआ तो हिक्की ने उसी दिन अपने अखबार का नाम बदलकर हिक्कीज बंगाल गैजेट कर दिया। हिक्की का बंगाल गैजेट औपनिवेशिक शासन का कड़ा आलोचक था। उन्होंने गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने भारतीय सिपाहियों के लिए आवाज उठाई। उनके अखबार में आम तौर पर बंगाल के निर्धनों के बारे में लेख प्रकाशित होते थे। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल गैजेट प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया और 30 मार्च 1782 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा याद सीने से बाहम रहे। आज हम फाजिल मोहम्मद खान और उनके सहयोगियों का भी स्मरण कर रहे हैं जो 29 जनवरी 1858 को देश के लिए शहीद हुए थे। भोपाल के फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान 1857 के संग्राम के दौरान मध्य भारत क्षेत्र में प्रमुख विद्रोही नेताओं में शामिल थे। फाजिल और आदिल से प्रेरित होकर निकटवर्ती रजवाड़ों के अनेक सैनिक स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले तत्कालीन भोपाल प्रांत के सिपाही पड़ोसी क्षेत्र सागर पर नियंत्रण करना चाहते थे। राहतगढ़ का किला सागर का द्वार था, परंतु भोपाल नवाब बेगम सिकंदर इन सिपाहियों के खिलाफ थी और विद्रोह को कुचलना चाहती थी। इस प्रकार भोपाल प्रांत की सेना और फाजिल मोहम्मद खान की सेना के बीच जुलाई 1857 में राजगढ़ी में युद्ध हुआ, जिसमें सिपाहियों ने भोपाल नवाब की सेना को मात दे दी। सिपाहियों ने राहतगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को आसपास के क्षेत्रों से भगाने में मदद की। दिल पे ना कुछ गम रहे, हर घड़ी हर लहजा यार सीने से बाहम रहे। सिपाहियों के विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1858 में महू से राहतगढ़ के लिए एक सेना ब्रिगेड भेजी। ब्रिटिश रेजिमेंट का नेतृत्व जनरल ह्यू रोज कर रहा था। भोपाल नवाब सिकंदर बेगम की सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही थी। 25 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने किले पर धावा बोल दिया। इस युद्ध में सैकड़ों सिपाही शहीद हुए थे। आदिल मोहम्मद खान बच निकलने में सफल रहे और बाद में उन्होंने तात्या टोपे के साथ कई क्रांतिकारी अभियानों में भाग लिया, लेकिन 29 जनवरी 1858 को फाजिल मोहम्मद खान को पकड़ लिया गया और अन्य क्रांतिकारियों के साथ किले के दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया। हम धरती के इन वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और आज का संस्कृति संदेश पीएम की एनसीसी रैली के बारे में।
हमारे देश में एनसीसी को देश की दूसरी रक्षा पंक्ति माना जाता है। यही कारण है कि हर वर्ष राजपथ पर होने वाली भव्य गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी के कैडेट भी गर्व से भाग लेते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के बाद दिल्ली कैंट में 28 जनवरी को एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली होती है। गत वर्षों की तरह इस बार भी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी की रैली में भाग लिया और कैडेटों को संबोधित किया। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं एनसीसी के कैडेट रहे हैं, इसलिए उन्हें एनसीसी के कैडेटों पर पूरा भरोसा है। वे इन्हें देश के गौरव और उज्जवल भविष्य के रूप में देखते हैं। आज जब देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए भी हमारे प्रयास जारी है। इसके लिए देश में एक हाई लेवल रिव्यू कमेटी की स्थापना की गई है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को एनसीसी से जोड़ने के लिए भी देश कई कदम उठा रहा है। 28 जनवरी को संपन्न हुई प्रधानमंत्री रैली से पहले एनसीसी के युवा कैडेटों ने गणतंत्र दिवस परेड में उत्साह से भाग लिया। परेड में एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों के कैडेट शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र है, जिसे दूसरों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये दावा किया जाना कि संविधान की रक्षा करने की जरूरत है, एक बेतुकी बात है। श्री बागची भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद की ओर से आयोजित एक वर्चुअल पैनल चर्चा में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अमेरिका के 4 नीति निर्धारकों की ओर से की गई टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। श्री बागची ने कहा कि पैनल चर्चा के आयोजकों के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हम सब लोग जानते हैं और प्रतिभागियों के पूर्वाग्रहों और राजनीतिक मंशा से भी अवगत हैं। आसियान देशों के डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। भारत के संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान और म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई। बैठक में श्री चौहान ने कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को मजबूत बनाती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ है, धूप खिली हुई है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन सर्दी से राहत है। मुंबई में आसमान साफ रह सकता है, चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहने की संभावना है। उत्तर में लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, जबकि मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रह सकते हैं। पूर्व उत्तर में इम्फाल, आइजॉल, अगरतला और ईटानगर में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। गांगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शिलांग और कोहिमा में आसमान साफ रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदान वाले राज्यों में चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाओं में जुटे। भारतीयता की झलक के साथ सैन्य संगीत की धुन इस वर्ष बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आकर्षण होगी। दिल्ली में आज शाम 1000 ड्रोन लाइट शो का प्रदर्शन करेंगे। देश भर में 4.5 करोड़ से अधिक बच्चों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने नए स्कूल स्थापित करने के लिए सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ पंजीकरण करने के लिए स्कूलों के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित की। भारत ने चीन को 2-0 से हराकर महिला एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला डेनिन कॉलिंस से जारी। पुरुष डबल्स फाइनल में थानासी कोकिनाकिस और निक किर्गियोस का सामना मैथ्यू एब्डेन और मैक्स पर्सेल की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।